नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, ईरान के सामने अब नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप दोनों पस्त नजर आ रहे हैं। आलम ऐसे हो गए हैं कि अब ये दोनों हमलावर नेता युद्ध कब खत्म होगा इसके बयान देने लगे हैं। आज ही डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि 4 या 5 हफ्ते तक यह युद्ध चलेगा, और वही नेतन्याहू, जी हां, बेन्यामिन नेतन्याहू ने फॉक्स न्यूज के हैनेटी प्रोग्राम में कहा है कि मैंने कहा था कि यह जल्दी और निर्णायक हो सकता है, इसमें कुछ समय लग सकता है, लेकिन यह कभी न खत्म होने वाला युद्ध नहीं है और यह सालों नहीं चलेगा। मतलब नेतन्याहू भी संकेत दे रहे हैं कि गजा जैसा लंबा युद्ध यहां नहीं छिड़ेगा। नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान के खिलाफ युद्ध ईरानी लोगों के लिए उनकी सरकार गिराने का माहौल बना रहा है। मतलब ईरान में तख्ता पलट की बात इजराइल ने तो मान ली है, हालांकि अमेरिका इस पर आनाकानी कर रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जानते हैं कि अब देश में उनके खिलाफ माहौल बन रहा है, यानी उनके ही देश में उनके खिलाफ अब माहौल बन रहा है। और खासकर बच्चियों की स्कूल पर की गई बमबारी से ट्रंप पर सवाल उठने लगे हैं। आज ही अमेरिका के विदेश मंत्री मार्क रूबियो ने कहा है कि ईरान में एक स्कूल पर हुए हमले की अमेरिकी रक्षा मंत्रालय जांच करेगा। उन्होंने कहा कि यह जांच की जाएगी कि क्या यह वाकई अमेरिकी हमला था। वहीं कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूसोम ने भी कहा है, इस पर आपत्ति जताते हुए कहा है कि हमें इस बात का समाधान निकालना होगा कि हमारे बमों या इजरायली बमों का इस्तेमाल स्कूल के बच्चों, युवा लड़कियों, इन सबको मारने के लिए क्यों किया गया। देखिए जरा इस वीडियो को, यह वीडियो देखना यहां जरूरी है और उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। देख लीजिए इस वीडियो। We have to reconcile why our bombs were used, or Israeli bombs were used, to kill children, young girls at a school, and what the imminent threat was. It hasn't been described. Again, what was described today extensively were the beautiful ballroom and the curtains in the White House. तो ये लगातार सवाल उठ रहे हैं। तो ट्रंप के फैसले के बाद अब जांच की बात उठने लगी है। उधर ईरान जिस तेजी से और जितने बड़े जखीरे के साथ खुद पर हुए हमले का जवाब दे रहा है, उसकी कल्पना डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू को नहीं थी। आपको बता दूं कि इजराइल और अमेरिका समेत उसके साथी देशों को ईरान के हर एक हमले को रोकने के लिए लाखों डॉलर खर्च करने पड़ रहे हैं। और जबकि ईरान जो हमले कर रहा है उसमें सस्ते हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। इसे ईरान की लंबे समय तक चलने वाली लड़ाई की तैयारी के रूप में देखा जा रहा है। खबरें यह भी आ रही हैं कि इजराइल और अमेरिका और उसके साथी देशों के पास अब इंटरसेप्टर्स, जी हां, जिससे आप अपना डिफेंस सिस्टम जो है उसको एक्टिव करते हैं और उससे दुश्मन के हथियारों को, मिसाइलों को मार गिराते हैं। तो इंटरसेप्टर्स की कमी पड़ने लगी है, चाहे वो इजराइल हो, चाहे अमेरिका हो या उसके साथी देश हो। अमेरिका चाहकर भी इन देशों को हथियारों की सप्लाई नहीं कर पा रहा है, और इस पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पूर्ववर्ती राष्ट्रपति जो बाइडेन और यूक्रेन पर नाराजगी भी जताई है। रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान के पास अब भी हजारों की संख्या में ड्रोन और मिसाइलें हैं। वो युद्ध के बावजूद लगातार इनका प्रोडक्शन भी कर रहे हैं, और इसके लिए ईरान ने पहले से ही तैयारी की हुई थी। इसका मतलब है कि ईरान हर दिन हजारों की संख्या में ड्रोन को लॉन्च कर सकता है। यह दुश्मन के एयर डिफेंस को तबाह करने की रणनीति का हिस्सा है। जब इजराइल, अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के इंटरसेप्टर्स खत्म हो जाएंगे तो ईरान उसके बाद असली हथियारों का इस्तेमाल करेगा, और उसका जवाब ये देश कैसे दे पाएंगे, यह चिंता अब उनके रणनीतिकारों को होने लगी है। आपको यह भी बता दूं दोस्तों कि अमेरिका के पास अब इस इलाके में 100 से ज्यादा, जी हां, 100 से ज्यादा लड़ाकू विमान हैं, और अमेरिकी नेवी ने खाड़ी और पूर्वी भूमध्य सागर में लगभग 1 दर्जन अर्ले वर्क क्लास डिस्ट्रॉयर भी तैनात कर लिया है। लेकिन यह बड़ी क्षमताएं भी ईरान को कुछ टारगेट पर सफलतापूर्वक हमला करने से रोकने के लिए शायद काफी नहीं है। अमेरिका और इजराइल के इन नए हमलों से पहले ईरान के पास शायद करीब 2000 कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों का जखीरा था। उसके पास और भी कई वन वे अटैक ड्रोन हैं। बीबीसी के मुताबिक ब्रिटिश रॉयल नेवी के पूर्व कमांडर टॉम शार्प का कहना है कि ईरान की ड्रोन और मिसाइल क्षमता बहुत ज्यादा विस्तृत है। देखिए, ये ब्रिटिश
ये पूर्व कमांडर हैं ब्रिटिश रॉयल नेवी के और टॉम शार्प। उनका कहना है कि ईरान की ड्रोन और मिसाइल क्षमता बहुत ज्यादा विस्तृत है। ऐसी प्रतिक्रिया बता रही है कि ईरान के सामने अमेरिका हाँफ रहा है। जी हां, अमेरिका हाँफ रहा है। वहीं अब इस युद्ध में रूस के बाद चीन की भी ऐसी ही प्रतिक्रिया आई है, जो अमेरिका और इजराइल की चिंता बढ़ा सकती है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची से कल फोन पर बातचीत की। यांग यी ने कहा है कि चीन ईरान के साथ अपनी पुरानी दोस्ती को महत्व देता है और ईरान को अपनी संप्रभुता, सुरक्षा, क्षेत्रीय अखंडता और राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा करने में समर्थन देता है। चीन ईरान के वैध और कानूनी अधिकारों का भी समर्थन करता है। वांग यी यहीं नहीं रुके। वांग यी ने आगे कहा कि चीन ने अमेरिका और इजराइल से तुरंत सैन्य कार्रवाई रोकने की अपील की है ताकि तनाव न बढ़े और संघर्ष पूरे मध्य पूर्व में न फैले। वहीं ईरान की तरफ से अरागची ने कहा कि अमेरिका ने बातचीत के दौरान दूसरी बार ईरान पर हमला किया है। बातचीत के दौरान दूसरी बार ईरान पर हमला किया है। पहली बार तो 1 साल पहले 2025 में और दूसरी बार जून 2025, याद कीजिए, और दूसरी बार अब। अमेरिका की कार्रवाई अंतरराष्ट्रीय कानूनों के खिलाफ है और ईरान के पास अब अपनी रक्षा करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। यह कहना है अरागची का, ईरान के विदेश मंत्री का। इधर ब्रिटेन के सुर भी अमेरिका के लिए बदलने लगे हैं। कल सोमवार को और आज मंगलवार को कीर स्टारमर ने संसद में कहा है कि उनकी सरकार हवाई हमलों के जरिए किसी देश में सत्ता परिवर्तन पर यकीन नहीं करती है। आप जानते हैं कि शुरुआत में ब्रिटेन ने अमेरिका को ईरान पर हमले के लिए अपने सैन्य ठिकानों के इस्तेमाल की अनुमति नहीं दी थी, लेकिन बाद में रक्षात्मक हमलों के लिए इन्हें खोल दिया। ट्रंप इस बात पर स्टारमर से नाराज भी हैं। ट्रंप ने कहा है कि फ्रांस शायद शानदार रहा है। फ्रांस की बात करते हुए फ्रांस शानदार रहा है, बाकी सभी भी अच्छे रहे हैं, लेकिन यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन का रुख दूसरों से काफी अलग रहा है। यह चिंता डोनाल्ड ट्रंप को सता रही है। इधर इजराइल की बात करते हैं। इजराइल ने लेबनान पर हमले करके अपनी मुसीबत और बढ़ा ली है। लेबनान पर हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजराइल लगातार हमला कर रहा है और यह मुसीबत क्यों बढ़ा ली है? क्योंकि ईरान के साथ साथ अब हिजबुल्लाह भी उस पर हमले कर रहा है। टेलीग्राम पर दिए गए 3 अलग अलग पोस्ट में हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि उसने गोलान हाइट्स में नफाह बेस पर मिसाइलों की बौछार कर दी है। यह दावा है हिजबुल्लाह का। इसके अलावा उत्तरी इजराइल में मेरोन और रमत डेविड एयरबेस पर ड्रोन से हमला करने की बात भी कही गई है। हालांकि इजरायली सेना ने इन हमलों पर अभी तक कोई टिप्पणी, कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन यह चुप्पी ही बता रही है कि इजराइल की उम्मीदों के विपरीत उसे तगड़ा जवाब मिल रहा है। इसमें उन अमेरिकी नागरिकों के लिए भी खतरा है जो इजराइल में इस वक्त है, क्योंकि ट्रंप ने उन्हें मदद पहुंचाने से इनकार कर दिया है। ट्रंप ने साफ साफ कहा है कि इजराइल में जो अमेरिकी हैं वो खुद अपनी सुरक्षा करें, सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं या वहां से निकल आएं। इजराइल में अमेरिकी दूतावास ने अपने नागरिकों को सूचित किया है कि वो फिलहाल उन्हें देश से निकालने की स्थिति में नहीं है, इवैक्यूएशन की स्थिति में नहीं है। दूतावास ने इजराइल में अमेरिकी दूतावास ने ऑनलाइन जारी एक सुरक्षा अलर्ट में कहा है कि मौजूदा हालात और ऑपरेशन सीमाओं के कारण वो प्रत्यक्ष निकासी सहायता प्रदान नहीं कर सकता। देख लीजिए, अमेरिका यहां बेसहारा। दूतावास ने अपने संदेश में अमेरिकी नागरिकों को वैकल्पिक रास्तों की जानकारी जरूर दी है, लेकिन साथ ही स्पष्ट चेतावनी भी दी है कि अगर वो इन विकल्पों का इस्तेमाल करते हैं तो उनकी सुरक्षा की कोई गारंटी अमेरिकी सरकार नहीं दे सकती है। वहीं मिडिल ईस्ट में ईरान के हमले जारी हैं। आज ही ईरान ने बहरीन में स्थित एक अमेरिकी एयरबेस को नुकसान पहुंचाया है। ईरान के शीर्ष राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकारी अली लारिजानी ने क्षेत्रीय पड़ोसी देशों को चेतावनी दी है कि अगर उनके यहां मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डों का इस्तेमाल तेहरान पर हमला करने के लिए किया गया तो हम हमला करेंगे। लारिजानी ने पड़ोसी देशों से कहा है कि वो अमेरिकी सैनिकों को अपने देश से बाहर करें ताकि उनको निशाना नहीं बनाया जाए। ईरान लगातार सऊदी अरब, कतर, यूएई, बहरीन और कुवैत पर हमले कर रहा है। इस बीच ईरान पर इजराइल और अमेरिका के हमले भी नहीं रुक रहे हैं, जिसमें परमाणु संयंत्र को भी खतरा दिख रहा है।
आज ही अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA ने कहा है कि वो इस बात की पुष्टि करते हैं कि ईरान के नातांज परमाणु संयंत्र में के प्रवेश बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा है। आज इसकी पुष्टि हो गई। कल ईरान ने खुद कहा था, लेकिन आज IAEA ने इसकी पुष्टि कर दी है कि ईरान के नातांज परमाणु संयंत्र के प्रवेश यानी गेट पर, मेन गेट की जो बिल्डिंग की का जो मेन गेट है उसको नुकसान पहुंचा है। ईरान का कहना है कि अमेरिका और इजराइल ने इस संयंत्र पर हमला किया था। यह परमाणु संयंत्र अंडरग्राउंड है। एजेंसी ने यह भी कहा है, IAEA ने यह भी कहा कि कोई रेडियोधर्मी विकिरण यहां नहीं हो रहा है, यानी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स यहां से नहीं निकल रहे हैं, उसका रिसाव नहीं हो रहा है। लेकिन अगर इसका नुकसान बाद में नजर आया तो फिर ट्रंप के माथे पर एक बड़ा कलंक लगना तय है। दोस्तों, इधर भारत आ जाइए, थोड़ी सी बात भारत की कर ले, फिर हम अपने तमाम साथियों के बीच चलते हैं। भारत में नरेंद्र मोदी एक के बाद एक मिडिल ईस्ट के देशों के राष्ट्राध्यक्षों से बात करते जा रहे हैं, लेकिन खामनेई की मौत पर उनकी चुप्पी ने देश की जो किरकिरी कराई है, उस पर सोनिया गांधी ने आज द इंडियन एक्सप्रेस में एक अपना लेख उन्होंने लिखा है। प्रकाशित उस लेख में कहा है कि ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई की हत्या पर सरकार की चुप्पी न्यूट्रल नहीं बल्कि जिम्मेदारी से पीछे हटना है। उन्होंने कहा है कि इससे भारत की विदेश नीति की दिशा और विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल उठते हैं। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने यह भी मांग की है कि संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण के फिर शुरू होने पर इस मुद्दे पर खुलकर और बिना किसी टाल मटोल के बहस होनी चाहिए। अभी 9 तारीख से संसद का बजट सत्र दूसरा पार्ट शुरू होने वाला है। अपने इस लेख में सोनिया गांधी ने कहा है कि हमें अपनी नैतिक ताकत को फिर से पहचानने और उसे स्पष्टता और प्रतिबद्धता के साथ सामने रखने की तत्काल जरूरत है। आप जानते हैं कि 9 मार्च से बजट सत्र का दूसरा हिस्सा शुरू होगा, जिसमें मोदी के लिए सवालों की लंबी लिस्ट हो जाएगी। तब मोदी किस दिशा में बात करेंगे, किस बारे में बात करेंगे और किस देश के दौरे पर, किस देश के ट्रिप पर, दौरे पर निकल जाएंगे मोदी, कहां नहीं जा सकता। आप जानते हैं कि जब सवालों की बौछार होने लगती है देश में नरेंद्र मोदी पर, नरेंद्र मोदी विदेश चले जाते हैं। मगर इस समय ट्रंप और नेतन्याहू का हाल देखकर नरेंद्र मोदी को भी संभल जाना चाहिए। तो दोस्तों, आज चर्चा करेंगे कि क्या ईरान के सामने अब पस्त होने लगे हैं नरेंद्र मोदी। उनका नाम भी लेना जरूरी है। डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू तो हैं ही। डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू, ट्रंप ने कैसे मांगी है मदद और नेतन्याहू की जान पर कैसे है खतरा, और इसके साथ साथ ईरान से जंग पर क्या आ रही है, कितनी बड़ी खबरें आ रही हैं, यह सब हम आप तक पहुंचाने जा रहे हैं एक शानदार विश्लेषण के साथ, शानदार विश्लेषकों के साथ।